ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ा अपडेट, सियासी अपडेट। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 28, 29 और 30 अक्टूबर को अमित शाह का दौरा और बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। बड़े पदाधिकारियों के साथ रणनीति बनाएंगे। हर संभाग की एक बैठक भी अमित शाह लेंगे। 28, 29 और 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। हम लगातार, न्यूज़ 18 लगातार आपको घोषणा पत्र से जुड़ा अपडेट भी बता रहा है कि घोषणा पत्र लगभग तैयार है, सिर्फ ऐलान का इंतजार है। तो अब 28, 29, 30 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर, और माना यह जा रहा है कि वो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। बड़े पदाधिकारियों के साथ रणनीति भी बनाएंगे। हर संभाग की एक बैठक भी वो लेंगे। रीवा और शहडोल संभाग की बैठक है। उज्जैन में बाबा महाकाल, तो ये अलग अलग संभाग की बैठक है, वो हम आपको बता रहे हैं। चुनावी घमासान और शाह के पास है कमान। अलग अलग संभागवार वो बैठक लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 3 दिन का दौरा, घोषणा पत्र भी इसी दौरान आ सकता है, और क्या कुछ अपडेट? चलिए हम फिर से संपर्क करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी। इन सब के बीच लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से उनके संभागवार दौरे रहेंगे, जनसभा कहां कहां रहने वाली है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो पहुंचेंगे, अलग अलग संभागों की वो बैठक लेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे, बाबा से जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। अलग अलग तारीख पर, अलग अलग जगह पर बैठकें होनी हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं शैलेंद्र से बातचीत करने की। शैलेंद्र, 3 दिन का दौरा, घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है जिसे संकल्प पत्र कहती है बीजेपी, और इसके अलावा बैठकों का सिलसिला। शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए, अगले 3 दिन जो 28 से 30 अक्टूबर है, अमित शाह मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और उनके लगातार वहां पर बैठकें हैं, जो जबलपुर में होगी, इंदौर में होगी, उज्जैन में होगी। इसके अलावा क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण खजुराहो में होगी, तो सभी जो अंचल हैं वो सभी अंचल को कवर किया जा रहा है और उनके सभी जो कार्यकर्ता हैं, जिन संभागों के संभागवार बैठके हैं, ये लगातार 10 संभाग इसमें रहेंगे, उनके कार्यकर्ता रहेंगे। तो सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, कार्यकर्ताओं को, और जो नेता जो प्रबंधन का काम संभाल रहे हैं, चुनाव मैनेजमेंट पूरा जिनके हाथ में, वो सभी नेता मौजूद रहेंगे और वो नेताओं के साथ अमित शाह डायरेक्ट सीधे बात करेंगे। उन्हें समझाइश दी जाएगी कि किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट, पार्टी का पूरा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब इस दौरे पर सबकी नजर बनी हुई है। 3 दिन का ये दौरा है, घोषणा पत्र पर नजर बनी रहेगी। तो चुनावी घमासान में अब बैठकों के सिलसिले, रणनीति के सिलसिले, अलग अलग संभाग की अलग अलग तरीके से बैठक होगी। कई जनसभाएं भी इस दौरान प्लान की गई हैं, एक रोड शो प्लान किया गया है, लेकिन सबसे पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद। 26 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग दिन अलग अलग संभागवार बैठक होगी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और एक रोड शो भी यहां पर होना है। 30 अक्टूबर को इंदौर संभाग की बैठक होगी। इंदौर के तमाम बड़े पदाधिकारी, राजनेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। एक और बड़ी बात जो शाह की मौजूदगी से हमेशा होती है वो ये कि पार्टी के अंदर खाने में मची सिर्फ उठव्वल को बहुत करीने से, सलीके से कंट्रोल करने के भी एक्सपर्ट हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इधर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हेमा मालिनी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके कहने के तरीके से ये इत्तेफाक नहीं रखती हैं।
वहीं प्रियंका गांधी पर निशाना साधा कि प्रियंका गांधी कहती हैं लड़कियों लड़ सकती हूं, लेकिन प्रियंका गांधी किससे लड़ रही हैं ये मालूम नहीं। कांग्रेस के बड़े नेता महिलाओं को लेकर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस उन नेताओं को संरक्षण देती है जिन पर महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ और मेरे मन में बार बार, मैं बिना नाम लिए कहूँ तो बार बार कुछ बिंदु सामने आते हैं और खास तौर पे किस प्रकार के लोगों को प्रियंका जी जो कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर वो किससे लड़ रही हैं मुझे नहीं मालूम। सबसे पहला उदाहरण तो यहाँ पर पूर्व में यहाँ के बड़े नेता, वो आज भी पार्टी में हैं और कन्या पूजन की नौटंकी कुछ लोग करते हैं, उनको टिकट दी जाती है जो कि दुष्कर्म में लिप्त हैं। ऐसे ही कांग्रेस लगातार भ्रमित कर रही है महिलाओं को, मलिन मन से बिना शर्म के वो लोग उन लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि महिला उत्पीड़न में लगातार शामिल हैं और झूठ बोल रहे हैं। और अब बात सीधी की, जहां पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी को रामलला के चरणों में नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग रामलला को काल्पनिक बताते थे। हालांकि रामलला बहुत दयालु हैं, वे उन्हें माफ कर देंगे। कांग्रेस ने पिछले 70 साल में सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी सुन लो, तारीख भी बता रहे हैं हम। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। आपने तो राम को माना ही नहीं, आपने कोर्ट में आपके कपिल सिब्बल ने हलफनामा दिया है कि राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। आपने हलफनामे में कहा है कि रामचरितमानस तो उपन्यास है, उसके प्रति हमारी कोई आस्था नहीं, हनुमान जी होते ही नहीं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी, आपने और आपकी पार्टी ने 70 साल तक इस देश की जनता का खून चूसा है, बहुत पाप किया है। 12 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है रामलला के मंदिर की। सोनिया जी अपनी सोनिया आंटी और सब लोगों को ले जाना, वहां दंडवत कर देना। हम हमारे राम बड़े दयालु हैं, शरणागत जो करता है उसको क्षमा कर देते हैं। तुम्हारे और सोनिया जी के पाप को क्षमा कर देंगे हमारे रामदास दयालु। चुनावी प्रचार में भिंड पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए। वीडी शर्मा ने लाहार, मेहगांव, गोहद, यहां के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके नामांकन दाखिले के दौरान वो मौजूद रहे। इस दौरान जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने लाहार विधानसभा से अमरीश शर्मा, गोहद से लाल सिंह आर्य, ये पूर्व मंत्री रहे हैं, हार गए थे पिछला चुनाव। मेहगांव विधानसभा से राकेश शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। जो हमने मध्य प्रदेश के 2003 का बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय का, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना के साथ हम मैदान में उतरे हैं। तो हर बूथ पर चुनाव लड़ने का काम भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सजग प्रहरी की भूमिका में है और इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे। बाकी सीटें तो हम जीतते ही हैं, लेकिन इस बार भिंड के अंदर लाहार विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी, ये मैं विश्वास के साथ आज कहता हूं। तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय का इतिहास बनाएगी और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज तक के इतिहास की सर्वाधिक सीटें विकास और गरीब कल्याण के आधार पर, ये झूठ बोलने वाली ताकतों को लोग पहचान गए हैं। अपराधीकरण, राजनीति के गुंडिज्म को करने वाले लोगों ने पहचाना है। इसलिए इस मध्य प्रदेश के अंदर इस बार इतिहास भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इधर गुना जिले की राघवगढ़ विधानसभा से पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। जयवर्धन सिंह का नामांकन दाखिला कराने के लिए उनके पिता दिग्विजय सिंह अपने पोते के साथ पहुंचे। 3 पीढ़ियों को एक साथ देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए।
इससे पहले दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने चाचौड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। दिग्विजय सिंह अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से वक्त निकालकर गुना पहुंचे हुए थे और जयवर्धन सिंह का नॉमिनेशन हुआ। इधर छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया। जिला निर्वाचन कार्यालय में उन्होंने पर्चा भरा है और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है और मतदाता जीत तय करेंगे। मैंने अभी नामांकन भरा है। मुझे पूरा विश्वास छिंदवाड़ा के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। कितने सीट जीतने का लक्ष्य? मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूँ जो ये लक्ष्य बनाता है। ये जीतने की सीटें मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। सर जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भगवान भी काल्पनिक है। देखिए, ये कुछ भी कहें, अंत में मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। सर अमित शाह इधर रायपुर में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इतने गली में मवेशी जानवर नहीं घूमते जितने ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उनके इशारों पर असम के सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि देश को विश्वगुरु बनाने के लिए शक्तिशाली ईडी और सीबीआई की जरूरत है, नहीं तो गौठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, इसका पैसा बाहर कैसे आएगा। अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ईडी और सीबीआई को करना चाहिए। हाथ में ईडी और आईटी आज राजस्थान में खूब पड़े हाथ छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में उत्तराखंड गली मोहल्ला में कुकुर मन नहीं कीजिए, वो भिलाई में नहीं कीजिए, उत्तराखंड ईडी आईटी वाला नहीं कीजिए। के लिए शक्तिशाली ईडी और सीबीआई का जरूरत है। नहीं तो आप गौठान घोटाला कैसे ढूंढेगा, अब कोयला घोटाला का पैसा कैसे बाहर आएगा, शराब घोटाला का पैसा कैसे आएगा। तो अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ईडी और सीबीआई देश को सही है, नहीं तो काला धन कैसे बाहर आएगा। को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप भी समझा कि भारत को विश्वगुरु बनने के लिए काला धन आपका जेब से बाहर होना पड़ेगा, इसलिए देश को बहुत बड़ा ईडी और सीबीआई का जरूरत है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। यूपी के प्रयागराज से विधायक हैं सिद्धार्थनाथ सिंह राजधानी रायपुर पहुंचे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। यह कहा कि कांग्रेस के नक्सलियों से सांठगांठ है, यही कारण है कि देश में नक्सली घटनाएं कम हो गई लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग का भी उन्होंने आरोप लगाया। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जेल के अंदर उनको डाल देना चाहिए। साथ ही साथ अन्य टारगेट किलिंग के केसेस आए हम लोग के सामने, चाहे वो बुधराम करटाम का हो, हमारे मंडल अध्यक्ष जो नीलकंठ थे उनके ऊपर हो, सागर साहू जी का हो जो जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे, हम लोग के दंतेवाड़ा के पूर्व सरपंच हैं उनके ऊपर करा गया, एसटी मोर्चा के महामंत्री के ऊपर किया गया, फिर नेता महेश गोटा के ऊपर करा गया, फिर भाजपा नेता चंद्रशेखर गिरी के ऊपर किया गया और बिरजू ताराम का मैं आपसे जिक्र कर ही चुका हूं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सामने आती हैं और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है कि साठगांठ है कांग्रेस और नक्सलियों के बीच में। इधर रायपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। विकास उपाध्याय इसमें है, कुलदीप जुनेजा है, पंकज शर्मा है, छाया वर्मा है,
ये सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, अपना अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर सीएम भी मौजूद रहे। सीएम बघेल ने एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। सभी प्रत्याशियों ने, रायपुर जिले के हमारे कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। सबको बधाई, शुभकामना। इसके बाद बलौदा बाजार और मुंगेली भी जाऊंगा। चुनौतियां कितनी देख रहे हैं सर इस बार? चुनौती ये है कि जो हम लोग जो वादा करते हैं उसे पूरा करने की है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर में पुनः कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बन रही है। और जहां तक मेरे विधानसभा की बात है तो मेरे विधानसभा में पिछली बार के मतों से ज्यादा मतों से विजयी करेंगे जनता। कांग्रेस पार्टी जिन योजनाओं के साथ काम कर रही है वो योजना आखिरी आदमी तक पहुंच रही है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, हमारे अस्पताल, हमारे क्लिनिक की बात करें, चाहे एम्बुलेंस मोबाइल यूनिट की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें, तमाम वो योजनाएं हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी, मेरे आला कमान ने जो निर्देश मिला है मैं उनके निर्णय का सम्मान करती हूँ। और मेरे यहाँ मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि मेरी जो भी प्रत्याशी रहेंगे मैं उनके साथ काम करूंगी। और छाया दीदी तो अपनी दीदी है, बड़ी दीदी है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और एक नेताजी तो नामांकन के लिए गधे पर सवार होकर निकले। ये भी एक अलग तरीका था। निर्दलीय प्रत्याशी है प्रियांक सिंह ठाकुर, वो गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। प्रियांक सिंह ने बुरहानपुर से पर्चा भरा है। गधे पर सवार होकर वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे और उनसे पूछा गया कि भाई ये क्यों, तो उन्होंने कहा कि वोट तो ले लेते हैं नेता लोग और विकास के नाम पे जनता को गधा बना देते हैं। जो देखिए, गधे के ऊपर सवार होकर नामांकन दाखिल करने का मुख्य कारण यह था कि जो 2-3 परिवार है बुरहानपुर में, लगातार उन्होंने क्षेत्र की जनता को गधा बनाने का काम किया है। केवल वोट ले रहे हैं और विकास इनके घर पे हो रहा है, इनके बंगले बन रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बन रही है। जनता जो गधे बनाए गए हैं मतदाता को, भोले भाले बुरहानपुर की जनता को, तो अब जो है बुरहानपुर की जनता को जगाने का कार्य हो रहा है। और अब आपको दिखाते हैं इलेक्शन टॉप 10।